शुरू करें। Shall we begin? Yes. Come on, let us begin and complete this Panchat chapter. आज और अभी वेरी वेरी Panchat chapter. शुरू करे। चिप्स खाना बंद कर, मूवी थिएटर में बैठे क्या? हाँ जी, शुरू करें। चलिए, इलेक्ट्रिशियन 1 और 2 किया ना कल हमने। हाँ जी, एक्चुअली ये करना भी गलत है, ठीक है चलो पढ़ा ही देता हूँ। अभी क्या करें, पांचट है यार, पूरा मजा भी नहीं आ रहा है पढ़ाने में, मालूम है क्या। चलो शुरू करें। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ आर एंड कंपनी फॉर द प्रायर ईयर। कंपनी प्रोड्यूस्ड 1000 यूनिट्स एंड सोल्ड 900 बोथ एज बजटेड। कितना प्रोडक्शन हुआ है और कितना सेल हुआ है, तो बाकी 100 का है। क्लोजिंग स्टॉक, देयर वर नो बिगिनिंग और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोग्रेस का ना ओपनिंग स्टॉक था ना क्लोजिंग स्टॉक था। एंड नो बिगिनिंग फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। ओहो, तो फिनिश्ड गुड ओपनिंग स्टॉक भी नहीं था। बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट्स वर इक्वल। बढ़िया। All variable manufacturing costs were affected by production volume only, and all selling variable costs were affected by sales volume only. मतलब सब सिचुएशन तो कंट्रोल में लग रही है, ठीक लग रही है, बराबर ना। प्रोडक्शन कॉस्ट अफेक्टेड बाय वॉल्यूम, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा ना सर, वो बोल रहा है वो। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा। सेल्स भी वैसे ही है सर, सेल के हिसाब से ज्यादा सेल है, सेलिंग एक्सपेंसेस ज्यादा है, सेल्स कम है, सेलिंग एक्सपेंसेस कम है, तो वैसे ही वैरी कर रहा है। फिक्स कॉस्ट की बात की इन्होंने। फिक्स कॉस्ट में कहा कि जो बजटेड था वो इक्वल है और जो एक्चुअल है वो दोनों इक्वल है, मतलब जितना बजट किया था उतना ही खर्चा हुआ है सर, बराबर। बजटेड पर यूनिट रेवेन्यूज एंड कॉस्ट वर एज फॉलोस। सेल्स प्राइस 100 रुपए, डायरेक्ट मटेरियल 30, डायरेक्ट लेबर 20, अदर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 12, फिक्स सेलिंग कॉस्ट 3600 टोटल लगा है 4 रुपए से। फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 1800 रुपए 2 रुपए per unit. Calculate the contribution margin earned by R and company for the prior year. क्या करना, क्या कैलकुलेट करने बोला है, क्या कैलकुलेट करने बोला है? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? सेल कितना है 100 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 72, कैसे आया? 30 रुपया मटीरियल, डायरेक्ट लेबर का 20, अदर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 12, तो कंट्रीब्यूशन आ गया। खतरनाक क्वेश्चन। तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना आया? 100 - 72 ना, इंटू कितने यूनिट्स बेचे, इंटू 900 करूं या इंटू 1000 करूं? सोच के जवाब दो, पक्का 100%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मजा आया? बहुत मजा आया सर, खतरनाक, गजब। द हिंद कंपनी, ये इसमें और मजा आएगा, और मजा आएगा, यकीन मानो। द हिंद कंपनी एलोकेट्स नेशनल मैगजीन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट टू टेरिटरीज। नेशनल मैगजीन एडवर्टाइजिंग, द हिंद कंपनी मैगजीन, हो सकता है कि कोई न्यूज़पेपर वाले हो या मैगजीन वाले हो, मैगजीन बनाते बेचते ना अब ना, टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, अलग अलग न्यूज़पेपर्स है ना, वैसा, बराबर। और इन्होंने क्या किया है, नेशनल मैगजीन कहता है, नेशनल मैगजीन। तो नेशनल मैगजीन में इन्होंने टेरिटरी वाइज कुछ मार्केटिंग की हुई है, टेरिटरी वाइज सेल करते हैं, मार्केटिंग की है। अच्छा, मार्केटिंग नेशनल है, मार्केटिंग नेशनल है क्या? नेशनल मैगजीन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट टू टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेशन। एलोकेट्स व्हाट, पढ़ो ना वापस हो। नेशनल मैगजीन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, नेशनल मैगजीन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, पूरे देश का उन्होंने एडवर्टाइजिंग जो की है पूरे कंट्री की है ना। नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? सेंटेंस का मतलब
चेंज ना हो जाए, इसीलिए समझा रहा हूं मैं। नेशनल कॉस्ट है बेटे, मार्केटिंग का नेशनल कॉस्ट, पूरे देश पे उन्होंने मार्केटिंग पे खर्चा किया है। कितना पता नहीं, दिया नहीं है। विच इज डिटरमाइंड, अब ये बात कर रहा है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट टू टेरिटरीज, उनके अलग अलग टेरिटरीज बनाई है उन्होंने, अलग अलग टेरिटरीज है, अलग अलग टेरिटरीज अभी होंगे, उन्होंने अलग अलग रीजन वाइज बनाए होंगे, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, सेंट्रल रीजन, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन वगैरह, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, ऐसे अलग अलग कितने तो रीजन बनाए होंगे, कितने बनाए पता नहीं। विच इज डिटरमाइंड बाय एन इंडेक्स दैट मेजर्स रिलेटिव बाइंग पावर इन द टेरिटरीज, रिलेटिव बाइंग पावर, तो कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स है, बाइंग इंडेक्स, परचेस इंडेक्स बोलते हैं ना अपन, परचेस पैरिटी इंडेक्स वगैरह सुना है क्या कभी? जाने दो, इकोनॉमिक टर्म है, परचेस इंडेक्स होता है, प्राइस इंडेक्स ये तो सुना ही है सबने। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, समझ में आता है ना कि हम लोग बेसिकली प्राइस इंडेक्स में, अगर आपको याद होगा तो एक बेस प्राइस होता है 100 और उसके ऊपर 120, 130, 140, 170 जो भी उस पर्टिकुलर ईयर का प्राइस इंडेक्स होता है, बराबर। वैसे इन्होंने कोई बाइंग इंडेक्स परचेस किया, यानी कि परचेसिंग पावर, लोगों के परचेसिंग पावर के बेसिस पर ये एलोकेशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट वांट्स टू नो इफ दिस मेथड ऑफ एलोकेशन गिव्स अप्रोप्रिएट कॉस्ट एंड बेनिफिट फिगर्स टू मेक द फॉलोइंग डिसीजंस, ठीक है। बात चल रही है नेशनल मार्केटिंग कॉस्ट की, किसकी? नेशनल मार्केटिंग कॉस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि आप एक मार्केटिंग मैनेजर हो, आप पूरे देश की, कंट्री के मार्केटिंग मैनेजर, कंट्री मैनेजर हो, मार्केटिंग के कंट्री मैनेजर, और आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बजट एलोकेटेड है कि भाई साहब ये लो 50 लाख रुपए, करो राडा पूरे देश में मार्केटिंग का, प्रोडक्ट के मार्केटिंग का, बराबर, बलता राडा करेंगे। नहीं तो मार्केटिंग का राडा करने के लिए तुमको कितना पैसा दिया गया है? 50 लाख दे दिया मैंने, डन ना, यहां तक क्लियर है। अब वो जो एलोकेशन करना है वो भी मैंने बता दिया, आप मार्केटिंग कर लो, एलोकेशन हम देख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग इंडेक्स, टेरिटरी वाइज हम बांट देंगे खर्चा। देखो क्या होगा, टेरिटरी वाइज बांटना पड़ेगा ना खर्चा। तुमको याद है एक बार एक ओएम के लेक्चर में या किसी लेक्चर में मैंने तो हमको एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने एडवर्टीजमेंट को लेकर, हमारी कंपनी में मेरा पंगा चल रहा था एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बाइफर्केशन का, याद है क्या? कितना डेबिट लेंगे, कितना नहीं लेंगे। मैंने बोला मेरा नया ब्रांच है, सेल्स कम है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी कम है क्योंकि B2B है। मैंने बहुत सारे रीजंस कोट किए थे उनसे कि भाई इतना डेबिट मैं तो नहीं लूंगा बोल के, याद आया क्या? तो क्या होगा, जितनी भी ब्रांचेस बनती है ना, तो ब्रांचेस पे सही कॉस्ट एलोकेशन होना जरूरी है, क्योंकि उनके रेवेन्यू को कॉस्ट के साथ कंपेयर करके तब आप तय करेंगे कि वेदर दिस इज गिविंग मी प्रॉफिट और नॉट, है या ना। आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना, आपको प्रॉफिट सही में दे रहा ही नहीं दे रहा। पता चला वो प्रॉफिट मेकिंग ब्रांच है और मेरे कैलकुलेशंस गलत होने की वजह से गलत कॉस्ट एलोकेशन कर रहा हूं और वो लॉस दिखा रहा है, और मैंने अच्छी खासी ब्रांच जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हो रही है वही बंद कर दी। नहीं समझा? समझा क्या? ऐसे भी हो सकता है कि मैं कैलकुलेशन गलत हो, जो लॉस मेकिंग ब्रांच है वो प्रॉफिट मेकिंग नजर आ रही है और मैं चला रहा हूं, बाद में अचानक से 5 साल 8 साल 10 साल बाद बहुत बड़ा ऐसा लॉस का पहाड़ नजर आएगा, फिर तो क्या ही करूंगा मैं। समझ में आ रहा है ना? इसलिए सही कैलकुलेशन होना जरूरी है, जो भी एक्सपेंसेस है वो सही से बटने जरूरी है, उसका बाइफर्केशन सही से होना जरूरी है, ताकि मुझे करेक्ट प्रॉफिट और करेक्ट लॉस पता चले हर ब्रांच से। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? अब ये कहते हैं कि टॉप मैनेजर वांट्स टू नो इफ दिस मेथड ऑफ एलोकेशन गिव्स अप्रोप्रिएट कॉस्ट, मतलब जो हम मेथड लगा रहे हैं ना, कौन सा मेथड, कौन सा मेथड? बाइंग इंडेक्स वाला मेथड, क्या ये मेथड सही है आगे के कुछ डिसीजंस लेने के लिए? क्या डिसीजंस है? पहला डिसीजन क्या है? फॉर डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू क्लोज एन अनप्रॉफिटेबल टेरिटरी। एक टेरिटरी है जो अनप्रॉफिटेबल है, जहां से प्रॉफिट नहीं आ रहा। आप कौन हो? मार्केटिंग मैनेजर हो, बोलो हाय या ना। मैंने कॉस्ट कैसे एलोकेट करना है उसका एक बेसिस बना लिया, बोलो हाय या ना। तो मुझे लग रहा है कि आप मुझे बताइए, आप लोग मार्केटिंग मैनेजर हो ना, आप मुझे बताइए एक पर्टिकुलर टेरिटरी है, वहां से लॉस हो रहा है मुझे, तो ऐसे समय पे क्या वो टेरिटरी बंद कर दी जाए या कंटिन्यू रखी जाए? क्या लगता है आपको? आप मार्केटिंग मैनेजर हो पूरे देश के, बराबर ना, हर टेरिटरी में आप जाके मार्केटिंग करते हो, तो आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको?
कुछ तो लगता होगा ना मन में यार, कोई तो फीलिंग आ रही था, तो एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स, कम ऑन। तुम्हारे मन की बातें बताओ, इस टॉपिक से रिलेटेड है, तुम्हारे मन में क्या है वो बताओ, कुछ और बातें मत बताना, नॉट इंटरेस्टेड। बोलो क्या लगता है तुम्हें? ए दीदी, ताई किधर है? हाँ गायब है, ऐसे कैसे गायब है? हाँ बोलिए। मार्केटिंग मैनेजर हो यार तुम लोग, कम ऑन। मैं टॉप मैनेजमेंट में बैठा हूं, मैं तुमसे पूछता हूं कि भाई साहब देखो ना, यहाँ पे अगर आपको क्या लगता है कि ये पर्टिकुलर टेरिटरी में लॉस हो रहा है तो क्या करे, बंद करे या चालू रखे? फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है तो ठीक है, फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हो रहा है तो मार्केटिंग मैनेजर कहता है भाई साहब क्या आप पागल हो? मैंने बोला क्यों? बोला मेरा क्या संबंध, उसका कोई संबंध है क्या? मार्केटिंग मैनेजर का कोई संबंध है? जितना उसको कॉस्ट एलोकेट किया है उसने पूरे नेशन वाइड मार्केटिंग करनी है, दैट्स इट। क्या ये उसके डिसीजन के दायरे में आता है कि टेरिटरी चालू रखनी है या बंद रखनी है? नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर डिसाइडिंग टू क्लोज द टेरिटरी। क्लोजिंग द टेरिटरी विल नॉट चेंज द अमाउंट ऑफ नेशनल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। जो देश भर में आप मार्केटिंग करने वाले हो, कोई भी आप टेरिटरी बंद कर दो तो क्या मार्केटिंग बंद करोगे? मार्केटिंग कम करोगे? नहीं। फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन टू टेक विथ रिस्पेक्ट टू द टेरिटरी, द सेगमेंट मार्जिन यानी कि सेल्स लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस लेस डायरेक्ट टेरिटोरियल फिक्स्ड एक्सपेंसेस शुड बी कंपेयर्ड विद द अमाउंट ऑफ कॉस्ट दैट कैन बी सेव्ड बाय क्लोजिंग द टेरिटरी। समझ में आ रहा है क्या बात? क्या है, आपको ये टेरिटरी चालू रखना है या बंद करना है, इसके बारे में आप पूछ रहे हो ना मुझे, तो इसका डिसीजन हम मार्केटिंग कॉस्ट के बेसिस पर नहीं ले सकते। क्वेश्चन में उन्होंने कौन से कॉस्ट के बारे में चर्चा की है हमारे साथ? मार्केटिंग कॉस्ट के बारे में। अमाउंट कितना है वो तो अपन ने एग्जांपल लिया है, अमाउंट नहीं बताई उन्होंने। मेरा सवाल ये है कि टेरिटरी बंद करना है या शुरू रखना है, ये क्या आप मार्केटिंग कॉस्ट के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो? दीदी ने क्या बोला? दीदी ने क्या बोला कि अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट तक रिकवर कर लेते हो तब तक ठीक है, तब चला लो भाई, कोई दिक्कत। ये वही बोल रहा है, कंट्रीब्यूशन यानी कि सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, उस पर्टिकुलर टेरिटरी का डायरेक्ट कॉस्ट रहेगा ना कुछ। अब जैसे मान लो अलग अलग रीजन से, पूरी कंट्री में अलग अलग रीजन से मेरे पास एक सेंटर है जहां से मैं मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अपने अपने टेरिटरी में पहुंच गई, ये तो सेंटर का खर्चा है। नहीं समझा? ये सेंटर का खर्चा है, बराबर ना। टेरिटरीज जो अलग अलग, वहां पर जाने के बाद वहां पर मेरे पास अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। वहां पर मैगजीन्स में ट्रांसपोर्ट करवाता हूं उन शहरों में या उन पर्टिकुलर टेरिटरी में जितने भी सिटीज है, उन सिटीज में खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा लगेगा ना, घर घर जाके मैगजीन बांटने हैं ना, लगेगा नहीं लगेगा? तो क्या मैं बोल सकता हूं वो वाला जो ट्रांसपोर्टेशन, कौन सा वाला? टेरिटरी का ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा है, दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल दैट टेरिटरी, है या ना? तो ये वो बात कर रहा है, सेल्स लेस वेरिएबल एक्सपेंस लेस डायरेक्ट टेरिटोरियल फिक्स्ड एक्सपेंस। डायरेक्ट टेरिटोरियल should be compared with the amount of cost that can be saved by closing the territory. आप अगर टेरिटरी शुरू रखोगे तो कितना पैसा कमाएंगे, और अगर टेरिटरी बंद कर दो तो आपकी कॉस्ट सेविंग होगी ना। मैंने टेरिटरी बंद कर दी, ऑफिस निकाल दिया, ऑफिस का डिपॉजिट का पैसा वापस आ गया, ऑफिस का जो रेंट पे करा तो वो रेंट बच गया, वहां की इलेक्ट्रिसिटी बिल बच गई, वहां का जो स्टाफ था उसकी सैलरी देता था वो बच गया। तो ये कितना कॉस्ट बच रहा है आपका, वो आप कंपेयर करो प्रॉफिट के साथ। यानी कि अगर सेटअप है, अगर सेटअप नहीं है, अगर सेटअप है तो कितना खर्चा लग रहा है, अगर सेटअप नहीं है तो सेटअप नहीं होने का कितना खर्चा बच रहा है, वो आप कंपेयर करके देखो कि सेटअप होने से कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, सेटअप निकालने से कॉस्ट कितना बचा रहे हो। ये दोनों कंपेयर करेंगे तब डिसीजन ले पाएंगे ना। नहीं समझे? ये कहीं ना कहीं आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में किया है। नहीं समझा? क्या ही नहीं किया मार्जिनल कॉस्टिंग में? ग्रुप 1 में भी किया होगा, ग्रुप 2 में भी किया होगा, कहीं ना कहीं ऐसे डिसीजंस लिए होंगे ना। कोई पर्टिकुलर मशीन खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, मशीन इंस्टॉल करनी है या नहीं करनी है, प्लांट इंस्टॉल करना है नहीं करना है, किया ही नहीं किया है?
बस ये वही चीज है सर। समझ में आई क्या बात? सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? For deciding whether or not a territorial manager has obtained sufficient sales volume, it may be appropriate for concluding that a territorial manager obtained sufficient sales volume. National advertising is one of the general distribution costs to be allocated to territories if there is evidence of cause and effect relationship. What is this cause and effect relationship? अगर आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हो तो आप मैनेजर का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर पाएंगे। अब ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है सर? अगर मैं मार्केटिंग ना करूं तो मेरा सेल ज्यादा नहीं होगा, और अगर मैं ज्यादा मार्केटिंग करूं तो मेरा सेल होगा। एक और बात समझो, क्या हो जाता है, कुछ ब्रांड्स है, कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स जो ऐसे होते हैं ना, जिसको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होती। समझ रहे हो क्या? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, हाँ, जैसे ये क्या कहते हैं, आईफोन, एप्पल का जो फोन है, इसको एज सच बड़े लेवल पर मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? ऑलरेडी वेल नोन ब्रांड है सर, बराबर है। इसकी रीच बहुत तगड़ी है, रीच बहुत बेहतरीन है, ठीक। रीच बहुत बेहतरीन होने की वजह से, ब्रांड वैल्यू होने की वजह से, ब्रांड नेम होने की वजह से इनको मार्केट में सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करनी है। नहीं समझे? जब भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो लॉन्च करते ही जब आप लॉन्च करेंगे, लॉन्च करते ही अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बाकी पूरी दुनिया ऑटोमेटिकली मार्केटिंग करने आ जाती है इनकी। नए फोन में क्या नए फीचर्स है, हर छोटा मोटा इंस्टाग्राम का पेज वगैरह आ जाता है मार्केटिंग करने, और कितने लोग तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि नया फीचर क्या है। आईफोन 15 पुराना हो गया, आईफोन 16 आया, मैं 16 लेगा, पैसा है अपने पास, तो उसका ब्रांड वैल्यू उतना हो चुका है। उतनी ह्यूज मार्केटिंग, देखो हर बिजनेस को मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, बट एप्पल फोन वाले को ह्यूज मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो क्या? क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, ज्यादा सेल पाने के लिए आप ज्यादा मार्केटिंग करते हो और आप अचीव कर भी लेते हो, बट कहीं कहीं पे आपकी मार्केटिंग आपके सेल से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती। नहीं समझी मेरी बात समझ रही? नहीं समझ में आ रही? आप कुठे फिरताय ताई? कशाला आल्या? माझं लेक्चर आहे, अकाउंटचं लेक्चर झालं। तो बात समझो, कुछ ब्रांड्स या कुछ शायद ऐसा होगा, ब्रांड्स की बात छोड़ो, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसका मार्केट स्टैग्नेंट है, आप कितनी भी मार्केटिंग कर लो उतना ही सेल होगा। तो वहां पर आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लगा सकते हो क्या? क्योंकि घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है आपकी मार्केटिंग से, लोग आपका प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं चाहते। नहीं समझा? अभी कितनी भी हेवी मार्केटिंग हो, कौन से वो बटन वाले मोबाइल की, आप खरीदेंगे क्या? और ह्यूज मार्केटिंग सर, करोड़ों रुपए लगा देंगे सर अपन मार्केटिंग में, बट खरीदेंगे क्या? तो हर प्रोडक्ट के साथ या हर ब्रांड के साथ मार्केटिंग का या मार्केटिंग कॉस्ट का डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता। हाँ, कुछ ब्रांड्स या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो ज्यादा मार्केटिंग करते रहेंगे तो ज्यादा सेल करते रहेंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केटिंग का और आपके सेल का डायरेक्ट कनेक्शन है। तब डायरेक्ट कनेक्शन अगर है तो आप मैनेजर का गला पकड़ो कि भाई इतना पैसा लगा रहा हूं, इतना मार्केटिंग कर रहा हूं, सेल क्यों नहीं दे रहा है? वो रीजन वाले ने, मैंने 10,000 से कॉस्ट बढ़ा दिया, उसने 20,000 से सेल बढ़ा दी। इधर मैंने 50,000 से मार्केटिंग कर दी, यहां पर इसने 1 लाख से सेल कर दिया। तेरे यहां पे 20,000 से मैंने मार्केटिंग का कॉस्ट बढ़ा दिया, मार्केटिंग का खर्चा 20,000 से बढ़ा दिया, तेरे यहां पे सेल बढ़ी नहीं रहा। वहां पे पूछ सकता हूं मैं? नहीं समझे? नहीं समझे? बट अगर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ही ना हो तो क्या मैं पूछ पाऊंगा? क्या मैं मैनेजर का गला पकड़ पाऊंगा? वही चीज है। तो इसका बोल रहा इट मे बी अप्रोप्रिएट, इट इज नॉट, ये ऐसे नहीं बोल रहा कि इट इज अप्रोप्रिएट। इट, शब्दों पे ध्यान दो, शब्दों पे गौर करो, शब्दों को समझो, है ना, क्या वर्डिंग्स यूज की गई है। ये नहीं बोल रहा कि इट इज अप्रोप्रिएट, इट मे बी अप्रोप्रिएट
फॉर कंक्लूडिंग दैट अ टेरिटोरियल मैनेजर ऑब्टेन्ड सफिशिएंट सेल्स वॉल्यूम, नेशनल एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। वो पूरे कंट्री का खर्चा ना, वो टेरिटरी स्पेसिफिक मार्केटिंग कर रहा है क्या? वो नेशन वाइड मार्केटिंग कर रहा है जिसमें सभी टेरिटरीज की मार्केटिंग होगी। बोलो हाँ या ना। अब टाइम्स ऑफ इंडिया वाला जब मार्केटिंग करेगा तो सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से मार्केटिंग करेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, टाइम्स ऑफ इंडिया कर्नाटका, टाइम्स ऑफ इंडिया गुजरात, ऐसी मार्केटिंग करता है क्या? वो टाइम्स ऑफ इंडिया नेशन वाइड मार्केटिंग करता है। समझी नहीं समझी बात? is one of the general distribution cost to be allocated to territories if there is evidence of cause and effect relationship। मार्केटिंग के ऊपर आपका सेल्स वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है, ये अगर आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है ना, तो आप मैनेजर का गला पकड़ो जाके, वरना आप उसका गला नहीं पकड़ सकते। समझ में आया? इसलिए उन्होंने क्या बोला, इट मे बी अप्रोप्रिएट। पक्का क्लियर यहां तक? आगे बढ़ू। फॉर डिटरमाइनिंग हाउ एफिशिएंटली द टेरिटोरियल मैनेजर हैज ऑपरेटेड द टेरिटरी, सेल्स का खर्चा, मैं एक पर्टिकुलर ब्रांच में बैठा हूं, मेरी ब्रांच कितना इफेक्टिवली और कितना एफिशिएंटली काम कर रही है, क्या ये जनरल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट के बेसिस पे तय हो सकता है? नहीं समझा? तुमको समझा नहीं समझा? सुनो ना मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। तुम लोग यहां पर जितने लोग बैठे हो, तुम सबके पास 5-5, 6-6 सिटीज मैंने एलोकेट करी। तेरी ये 5 सिटीज, तेरी 5 सिटीज, तेरी 5 सिटीज, 5 सिटीज, 10 सिटी, 8 सिटी, 9 सिटी, 4 सिटी, 5 सिटी, हर एक की कैपेसिटी और एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से मैंने सिटीज बांट दी है अपना अपना ब्रांच मैनेज करने का। मैंने पूरे देश में मार्केटिंग ड्राइव चलाई है, एडवर्टीजमेंट चलाया है पूरे देश में। वो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्या ये बता सकता है कि आपने आपके ब्रांच में कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आपकी ब्रांच कितनी इफेक्टिवली काम कर रही है, आपकी ब्रांच कितनी क्या कहते हैं एफिशिएंसी से काम कर रही है, ये बता सकती है क्या? उससे कॉस्ट का और इस एफिशिएंसी का कोई भी संबंध है क्या? The method is not appropriate. A territorial manager should be judged on the basis of expenses that he or she has to control. By its nature, national advertising must be centrally controlled. है या ना? आपके ब्रांच में खर्चे कितने हो रहे हैं और आप खर्चा कितना कंट्रोल कर रहे हो, उसके बेसिस पर तय होगा ना आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। या जनरल एलोकेशन, जो जनरली एलोकेटेड एक्सपेंसेस है, उसके बेसिस पर तय होगा। वो एलोकेशन का भाई हमने पहले ही देखा, जो एक्सपेंसेस का एलोकेशन है वो कौन से बेसिस पर है? बाइंग इंडेक्स। मतलब आपके शहर में रहने वाली जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, उनका बाइंग इंडेक्स। अब उनका बाइंग इंडेक्स तुम कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं। तो तुम्हारी एफिशिएंसी का उनके बाइंग इंडेक्स से कोई लेना देना है क्या? तो तुम्हारा एफिशिएंसी एलोकेशन एक्सपेंसेस जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस, उससे कोई लेना देना है क्या? तुम्हारा एफिशिएंसी या तुम्हारी इफेक्टिवनेस नजर आएगी तुम्हारे कॉस्ट कंट्रोल से, तुम्हारे ब्रांच के कॉस्ट कंट्रोल से। नहीं समझा? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ दिमाग लगाने वाला काम है बेटे। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के कंपनी में बैठ के जो डिस्कशन करते हैं ना, हम वो डिस्कशन कर रहे हैं बेटे। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? शायद किसी को बोर हो रहा होगा। कौन है, किसको बोर हो रहा है? अंदर से सोच के देखो। अगर देखो, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, अंदर से सोचो, खुद से पूछो बोर हो रहा है क्या। अगर जवाब आ रहा है नहीं, गुड। अगर जवाब आ रहा है हाँ, यू आर नॉट केपेबल ऑफ बिकमिंग अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अ मेंबर ऑफ अ कंपनी एट अ टॉप लेवल। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम ही लोअर लेवल पर ही बटे रहोगे, क्योंकि तुमसे सिर्फ हाथ पैर वाले ही मेहनत होने वाले, दिमाग वाली मेहनत होने वाली। देखिए, बाकी अपने आप से जवाब दे देना, मुझसे मत जवाब देना बस, ठीक है? You know yourself very very well. For determining whether or not advertising costs are satisfactorily controlled, determining अच्छा advertisement cost control हो या नहीं हो रहा है। Again, this is not appropriate to allocate national advertising cost to territories from a control standpoint. Control can be exercised only over the total expenditure for national advertising and at the source. Control is not aided by the allocating this total to territories. पक्का क्लियर यहां तक? ध्यान से सुनो। क्या हो जाता है, मार्केटिंग के लिए जो भी कंपनी होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केटिंग के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर बजट एलोकेट कर दिया। बजट एलोकेट करने के बाद, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं,
तो भी जैसे इंस्पायर एकेडमी ने मान लो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बजट उन्होंने एलोकेट कर दिया सर ने इस बार कि भाई अभी अपने को मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग के अपने पास सोर्सेज बहुत है सर। मार्केटिंग के सोर्सेज में आ जाता है अपने पास एक तो सबसे पहले मेजर बाइफर्केशन आ जाता है आपका ऑफलाइन मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, बराबर ना, दो चीजें। ऑनलाइन मार्केटिंग आ गई आपकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, ये सारी चीजें, और इंस्टाग्राम के पेजेस वगैरह जो भी होते हैं, बराबर है। ये हो जाएंगे आपके क्या, ऑनलाइन मार्केटिंग, बराबर। और कुछ हो जाएंगे ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग जैसे आपके एग्जाम सेंटर्स के बाहर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, आते जाते रास्ते में कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर एकेडमी के बैनर्स नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बसेस पे पोस्टर्स लगे हुए हैं इंस्पायर एकेडमी के, तो इन सबको अपन क्या मानेंगे, ऑफलाइन मार्केटिंग, ठीक है। अब यहां पे बात समझो, ऑनलाइन मार्केटिंग का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर पाते हैं कि उसमें आप जब भी कोई रील वगैरह अगर आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो वहां पे आपको इनसाइट्स नजर आते हैं कि कितने अकाउंट्स आपने रीच किए, या कितने नॉन फॉलोअर्स ने आपको आपकी रील देखी है, या कितने फॉलोअर्स आपके कितने फॉलोअर्स है जिन्होंने रील देखी है, वगैरह वगैरह टाइप्स, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां से आती है। बट अगेन दैट इज नॉट अ प्रिसाइज इंफॉर्मेशन कि एक्चुअली किसने देखी पता नहीं, उनका तो मोबाइल नंबर, नाम, नेम कुछ आने वाला तो है नहीं, बस रीच जा रही है इतना पता है। अब वो देखने वाला एक्चुअली सीएमए का स्टूडेंट है भी या नहीं वो भी नहीं पता। आप समझ रहे हो क्या, वो ऑनलाइन मार्केटिंग हुआ। फेस टू फेस या ऑफलाइन मार्केटिंग की अगर बात करो, मैंने तो एक स्टाफ दे दिया, स्टाफ को दे दिया मतलब भाई ये 1000 पैम्पलेट पकड़ो और जाओ डिस्ट्रीब्यूट करो एक पर्टिकुलर सेंटर पे। एक बार ऐसा हुआ 1000 पैम्पलेट दे दिए, वो बंदा चला गया, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करके आ गया, सब हो गई। अगले दिन विजिट के लिए जब हम लोग जनरली अलग अलग सेंटर्स पर जाते हैं, सेंटर्स पर जाने के बाद हम लोग एक पर्टिकुलर सेंटर पे पहुंचे, सेंटर पे पहुंचे, बच्चों से बात की, अंदर गए जहां पे वो हॉल टिकट चाहिए लगा रहता है, सीटिंग अरेंजमेंट लगा रहता है, वो गए, हमने रोल नंबर्स चेक किए, रोल नंबर्स काउंट किया, मतलब ऐसा यहाँ पे तो 200 या 250 ही लोग हैं, सिर्फ 200 से 250 बच्चे हैं, और पैम्पलेट बढ़ गए कितने, 1000 पैम्पलेट बढ़ गए, 200 बच्चों में 1000 पैम्पलेट बढ़ गए। गजब है क्या, कोई लिंक है क्या? क्योंकि ऑलरेडी जो 200 बच्चे हैं उसमें से सभी पैम्पलेट लेते हैं क्या, ये भी तो कंसीडर करो, कितना बच्चा है पेपर खराब है जा रहे हैं, वो अपना परेशान होकर जा रहा है, या कोई कोई बच्चा नहीं चाहिए भाई निकल के जा रहा है, बराबर है, रहते हैं, बराबर है, वो तो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है मार्केटिंग का, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन का, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चा वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो परेशान बाहर निकल जाए लला अगली वाट पर वो रोके निकला बाहर। अब वो कहाँ पैम्पलेट लेगा तुम्हारी, लेगा तुमसे पैम्पलेट? नहीं लेगा तुमसे पैम्पलेट। या कोई बच्चा कहाँ ये जमा करूं मैं, इनको रहने दो, मेरे को चाहिए मैं ऑनलाइन सर्च कर लूंगा, अगर चाहिए होगा तो देख लूंगा, वो भी नहीं ले रहा है। तो 200 बच्चों में से ऐसे मान के चलता हूं कि 50-60 बच्चा ऐसा है जिसने पैम्पलेट लेना ही नहीं, 150 बच्चे ने लेना है, बट पैम्पलेट बटे कितने, अब कहां गए, कहां गए? या तो रद्दी में गए होंगे, या तो वहां पे आसपास किसी वड़ा पाव या समोसा वाले को बेच दिया होगा उसने। पैम्पलेट का पेपर क्वालिटी थोड़ा सा वो प्लास्टिक टाइप रहता है ना, वैसा होता है। अरे एक्चुअली होता है, ये एक्चुअली होता है। एक बार जब पहले की बात है, ऐसी पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट इंसर्शन करवाते हैं ना, न्यूज़पेपर्स में, तो न्यूज़पेपर्स में करवाते हैं, मैं लेकर गया था कितने अप्रोक्सीमेटली 10-1000 पैम्पलेट्स लेकर गया था मैं, ठीक है। वो डायरेक्ट जो न्यूज़पेपर्स होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में पूरे 7000 या 8000 न्यूज़पेपर्स बंटने वाले हैं टाइप्स ऐसे, तो वो इंसर्शन करवाने लेकर गया मैं, लेकर गया। 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसी एरिया में वापस कहीं से वहीं से गुजर रहा था, तो वड़ा पाव खाने चला गया, और मैं अपना ही पैम्पलेट मेरे ही थोबड़े पे मैं बटाटा वड़ा रख के खा रहा हूं, मतलब वाह गजब। मैंने पूछा भैया ये आपके पास कहां से आया? बोले आपने बंडल है। अच्छा बंडल है, अच्छा उसको क्या मालूम काय का पैम्पलेट है, कौन है, उसको क्या मालूम जो पैम्पलेट पे खड़ा है व्यक्ति वही सामने खड़ा है, उसको मालूम ही नहीं है। वो पूछ रहे, बोले ये क्या भैया, ये बंडल है। और मैंने पेमेंट कर दी पूरे 8000 पैम्पलेट्स की, जिसको पैम्पलेट इंसर्शन का जो काम करता है ना उसको कितने पैम्पलेट्स की पेमेंट की, 8000 पैम्पलेट्स की पेमेंट करी, 8000 पैम्पलेट्स की पेमेंट करी। और जबकि बाद में मुझे पता चला जो उसका पास बंडल जो था अप्रोक्सीमेट, थोड़ा सा वो काउंट करने में डेली में अंदाजा आ गया था ना, अप्रोक्सीमेटली अराउंड नहीं बोलो तो 1000 से 1200 पैम्पलेट्स ऐसे उसके पास, तो 1000-1200 पैम्पलेट आराम से होंगे। मतलब जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन कराया था उसके 2 दिन बाद पता चला 1000 पैम्पलेट नजर आ रहे थे उसके पास, मतलब उसके पास कम से कम 2-1 हजार तो पैम्पलेट होंगे। मतलब मैंने पेमेंट करी कितने की, 8000 की, और 2000 तो कहां गए पता चला ना। एक्चुअली बटे कितने हैं, मतलब अभी वो तो मैंने वो एक नजर आया इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि 8 के बजाय सिर्फ 6 बटे होंगे, पर एक्चुअली 6 भी बटे कि नहीं उसकी भी गारंटी आप समझे। अभी ये सब चीजें धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस से आने वाली है, तो इसके लिए
अच्छा, जो पैम्पलेट जो वो इंसर्शन का काम करवाता है ना, वो कोई नहीं, वो मेरा भाई ही है, मतलब रिलेशन में ही कहीं दूर से गांव साइड का ऐसा भाई लगता है मेरा। तो मैंने उसको फोन लगा, हमला यार भरत है, क्या लफड़ा है यार, वो वड़ा पाव वाले की गाड़ी पे मिला पैम्पलेट, ऐसे ऐसे मिला। बोले तेजस कुछ मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना तू कुछ कर सकता उसके लिए, ये लूपहोल है इसमें। तो मतलब ऐसे थोड़ी चलेगा यार, मैं तेरे को 8-8 हजार पैम्पलेट का पेमेंट कर रहा हूं, तूने बंदे भेजे हैं 4-4 5-5 बंदे भेजता है, 4-4 5-5 बंदे भेजता है, वो एक जन इधर बैठा है, एक उधर बैठा है, एक उधर बैठा है, इधर बैठा है। ये लोग क्या करते हैं, पैम्पलेट्स अचानक एक बंडल उठाते हैं, ऊपर थोड़ा सा इधर उधर चले गए ना, कहीं चाय पीने चले गए या कहीं किसी और के अपन चेक कर रहे हैं, तब तक यहाँ पे पीछे वाला क्या करता है, एक बंडल उठाता है, जाके गाड़ी की डिक्की में डाल के आ जाता, और पेपर का जो बंडल है ना जिसमें भरा ही नहीं पेपर, वो उठा के रख देगा साइड में, इसमें भर दिए सर, पता ही नहीं। तब से जब आंखें खुली तब मतलब सिर्फ 2 बंदे भेजेगा तू, कितने बंदे भेजेगा, अरे उसमें बहुत टाइम लगता है तेजस, 2 ही बंदे, कम पैम्पलेट इंसर्ट करूंगा बट बंदे भेजेगा 2, और दोनों पैम्पलेट इंसर्शन जब करेंगे वो मेरे सामने बैठ के इंसर्शन करेंगे, और जब वो इंसर्शन करते थे, इंसर्शन करने के बाद वो एक पेपर का बंडल होता ना, वो बंडल में रैंडमली बीच बीच में से एक एक पेपर निकाल के वो एक एक बिट्टी चेक करता था, एक बिट यानी के 50 न्यूज़पेपर, ऐसे बहुत सारे बिट्स होते हैं, तो एक एक न्यूज़पेपर चेक करता था। कितनी बार उसमें ऐसा, अब नए बच्चे उनको मालूम नहीं कि मैं चेक करता हूं, ऐसा उसने बाई चांस नए बच्चे भेज दिए, जिसको मालूम है तेजस पर ये चेक करने वाला आदमी है, पागल है, ये रिकाम टेकड़ा है, ये बैठ के खोल भी देगा सारे पेपर निकाल के चेक भी कर लेगा, वो बराबर कर देते थे। बट जो नया बच्चा आया उसको क्या मालूम है कौन है, चेक करते हैं नहीं करते हैं, जनरली रैंडमली कोई चेक करता नहीं है, क्योंकि वो लोग जो बड़े बड़े कॉलेजेस और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं ना, ये लोग कितने कितने पैम्पलेट्स का ऑर्डर देते हैं, 50,000 लाख। अब 50,000 लाख पैम्पलेट चेक करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, ये लोग वो करते थे। तो जब मैं चेक कर रहा था, ऐसे एक एक बिट में गायब है, एक पेपर में नहीं, सिर्फ पहले दूसरे पेपर में दिखेगा, आखिरी के 2 या 4 पेपर में दिखेगा बस। और जब वो लोग पेपर में इंसर्शन करते ना, तुम उनकी जो स्पीड देखोगे ना, समझ में नहीं आएगा कर क्या रहे, वो जिस स्पीड क्या कर रहा भाई, ऐसा लग रहा वो चिंता चालू है उधर, लिटरली वो लोग उतनी स्पीड से, वो लोग थोड़ा सा ऐसे ग्लिसरीन जैसा जेली वगैरह लेके आते हैं हाथ में, वो हाथ में उंगलियों को लगाते हैं और सर पेपर में डालना चालू ना, पेपर फटता है, इतना पतला पेपर फिर भी फटता नहीं है, वो उनकी टेक्निक है उनकी। बट बात समझो, ये इतने माइक्रो लेवल पर कंट्रोल रखना कितना फिजिबल है, फिजिबिलिटी कितनी है। मैं सिर्फ क्या कंट्रोल कर सकता हूं, कॉस्ट, कितने में प्रिंट होगा, कितने प्रिंट होंगे, मैं किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, कौन कौन मेरे बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, बट एक्चुअली कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्या ये मैं कंट्रोल कर सकता हूं, ये कंट्रोल नहीं कर सकता मैं, और ये कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। इवन बसेस की बात बताऊं तो बसेस में पैसे लगते हैं, 250-300 बसेस पे अगर आपको ये लगवाने हैं ना, 6-6, 7-7 लाख रुपए खर्चा लगता है एक महीने का, एक महीने का। बड़ा उसने तो बोला 300 बसेस है, अब कौन रात को 2 बजे और 3 बजे उसके साथ घूमे वहां पे बसेस काउंट करते हुए, बसेस के नंबर लिखो, बसेस के ऊपर हाँ ये बस लग गया टिक, ये बस लग गया टिक, और वो भी ऐसा वहां पे फिक्स बसेस नहीं है, जो बस डेपो में खड़ी है उस पर चिपकाया, विषय क्लोज। उसमें भी एक दिन में 300 नहीं होते, एक दिन में 60-70 होंगे, तो ऐसे लगातार 3-4 दिन मुझे रोज सुबह 2 बजे उठ के जाना पड़ेगा, है प्रैक्टिकली पॉसिबल। हाँ, जो स्पेसिफिकली मार्केटिंग के लिए बिठाया हुआ बंदा है वो जा सकता है, वो जाएगा, बट बाकी के भी जो काम करने वाले लोग हैं वो थोड़ी ना जा पाएंगे, पॉसिबल है कि प्रैक्टिकली नहीं। तो ये लूप होल्स है बिजनेसेस में, और ये सिर्फ मार्केटिंग का एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको, ऐसे बिजनेस के हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं छोटा मोटा लूप होल है, बस इसी लूप होल को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग लगाई गई है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज के लिए, तो इसका रिजल्ट क्यों नहीं नजर आ रहा, समझ में आई बात। बारीकियां बहुत है, बिजनेस करना इतना आसान बिल्कुल नहीं है, बहुत कठिनाइयां है, आप लूप होल ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे। जब आपके सामने एक एक लूप होल आने शुरू हो जाएंगे ना, आप बोलेंगे ये धंधा तो मेरा नुकसान में जा रहा भाई, दुकान बंदी करके जानी पड़ेगी घर, लिटरली ये हाल होगा, ऐसा परिस्थिति है। डन, अगले क्वेश्चन पे चले, इलस्ट्रेशन नंबर 4। यू हैव अ क्लाइंट, हु हैव अ क्लाइंट, यू हैव अ क्लाइंट who operates a large retail self service grocery store, डीमार्ट जैसा सेल्फ सर्विस ग्रोसरी स्टोर, जाओ अपने हाथ से गेहूं जो पसंद है वो लो, भरो, सामान पैक करो और कैश काउंटर पर लेके जाके पैसा भरो। दैट हैज अ फुल रेंज ऑफ डिपार्टमेंट्स, फुल रेंज ऑफ
Management has encountered difficulty in using accounting data as a basis for making decisions concerning possible changes in departments operated, products, marketing methods and so forth. तो सिर्फ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ये अलग अलग डिसीजंस लेना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा. ठीक है. लिस्ट सेवरल ओवरहेड कॉस्ट्स or costs not applicable to a particular department and explain how the existence of such costs, यानी कि sometimes called common or joint cost, complicates and limits the use of accounting data in making decisions in such a store. अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि जब आप रीड करोगे तो आपको एक एक चीजें धीरे धीरे क्लिक होनी शुरू हो जाएगी. हमारे पास ऑलरेडी वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ एक्सपेंसेस है, बहुत सारी है सर, तो उसमें से कौन से एक्सपेंस कंसीडर करें, किसका एग्जांपल लिखे, किसका एग्जांपल ना लिखे, ये डिस्क्रिशनरी आपके दिमाग में जो आता है वो लिख सकते हो. नहीं, बेहतर है इसको रीड करो, जो जो पर्टिकुलर एग्जांपल्स इन्होंने लिस्ट डाउन किए हैं उसको ध्यान रखो बस. देखिए, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ कॉमन कॉस्ट टू द सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ अ सेल्फ सर्विस ग्रोसरी स्टोर. सम आर रेंट. अभी जो मेरा पूरा स्टोर है उसका तो एक ही कॉमन कॉस्ट होगा ना, रेंट है या ना. तो यहां पर रेंट को बाइफरकेट करना कठिन है. कौन से डिपार्टमेंट में कितना बाइफरकेट करना है, क्योंकि कोई डिपार्टमेंट की स्पेस ज्यादा लगती है बट सेल कम है, कोई डिपार्टमेंट में स्पेस कम लगता है बट सेल ज्यादा है. नहीं समझे? जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल यूटेंसिल्स, कुकर, मिक्सर्स वगैरह वगैरह चीजें, ये बड़ी बड़ी चीजें सर, है या ना. इनके जगह ज्यादा लगती है बट ज्यादा सेल नहीं होता. टूथपेस्ट, डिओड्रेंट्स, टैल्कम पाउडर्स, शैम्पू, हेयर ऑयल, ये छोटी छोटी चीजें है सर, जगह कम लगती है, सेल. लिंकिंग समझ में आ रहा है क्या? यहां पे रेंट बाइफरकेट करना मुश्किल है सर, कठिन है. रेंट बाइफरकेट करे तो कैसे करें, समझना. जो कम सेल वाले पे ज्यादा रेंट बाइफरकेट हो गया तो वो लॉस में नजर आएगा, ज्यादा सेल वाले पे कम रेंट बाइफरकेट हो गया प्रॉफिट ह्यूज नजर आएगा. समझ रहे हो आप? सुपरविजन, ट्रकिंग एंड एडवर्टाइजिंग. अब जो आपका जनरल स्टोर है, तो जनरल स्टोर में आपके अनाज मिलता है, गेहूं, चावल, दाल, ज्वारी, बाजरी, है ना, जितने भी पल्सेस, सीरियल्स वगैरह वो भी मिलते हैं. शैम्पू, तेल, कॉस्मेटिक्स पूरा मिलता है या ना. उस पर्टिकुलर डीमार्ट में जाएंगे वहां पे आपको किचन यूटेंसिल्स भी मिलेंगे क्या? हाँ, कपड़े भी मिलेंगे, जूते भी मिलेंगे, चप्पल भी मिलेंगी, क्या बोलते हैं वो रेफ्रिजरेटेड आइटम्स जो होते हैं ना, फ्रोजन आइटम्स, वो भी मिलेंगे. मतलब क्या चीज ऐसी है जो वहां पर नहीं मिलेगी? तो जब डीमार्ट वाला अगर मार्केटिंग करता है तो क्या नाम से मार्केटिंग करता है? डीमार्ट यूटेंसिल्स, डीमार्ट ग्रोसरीज, फिर सिर्फ डीमार्ट, दैट्स इट. वो एक और एक स्टोर देखा था मैंने, कोई देख मिस्टर DIY बोल के ऐसा कोई स्टोर देखा है क्या आपने? है ना, वहां पे तो भाई साहब ऐसी ऐसी गजब गजब चीजें, मतलब भाई ऐसी भी चीजें होती है जीवन में. वहां पे जाने के बाद पता चलता है कि ओहो, ये कुछ तो अलग अलग ही चीजें है, कुछ तो अलग ही चीज है सर वहां पे. आप समझ रहे हो बात को? तो वो क्या प्रोडक्ट बोल के मार्केटिंग करेगा? कुछ नहीं, वो सिर्फ इतना बोलता है मिस्टर DIY योर हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स, दैट्स इट. तो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बेसिस पर बाइफरकेशन करना अगेन डिफिकल्ट हो गया ना. मार्केटिंग तो एक जनरल मार्केटिंग हो रही है, समझ में आ रहा है क्या? कॉमन कॉस्ट आर यूजुअली अपोर्शन्ड ऑन वेरियस आर्बिट्ररी बेसिस. आर्बिट्ररी मतलब डिस्क्रिशनरी, हर कोई अपने अपने हिसाब से सोच सकता है. भाई जैसे आपने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी है, मार्केटिंग आप क्या करते हो? सेल्स के बेसिस पे बाइफरकेट करते हो. रेंट कौन से बेसिस पे बाइफरकेट करते हो? एरिया के बेसिस पे बाइफरकेट कर देते हो. इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस आप लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे बाइफरकेट करते हो. तो हर एक का बेस अलग है, आर्बिट्ररी बेस. अब कोई बोलेगा सही है, कोई बोलेगा गलत है. नहीं, ये गलत है यार, ये ऐसा नहीं होना चाहिए यार, इसका सेल ज्यादा होता, खर्चा इसको ज्यादा लगाओ. बोले अरे बट एरिया कम है ना तो रेंट कम लगाऊंगा. नहीं ना, बट सेल इसका ज्यादा है ना. ऐसा नहीं है कि ये गलत है ये सही है, या ये गलत है ये सही है. नहीं, बात क्या है? आर्बिट्ररी है. आर्बिट्ररी है मतलब क्या? उसके ऊपर कोई फाइनल कंक्लूजन. वेरियस आर्बिट्ररी बेसिस टू द सेल्स डिपार्टमेंट बट फॉर न्यूमरस मैनेजरियल डिसीजन सच एज अपॉर्शनमेंट्स प्रोड्यूस मिसलीडिंग रिजल्ट्स. अपॉर्शनमेंट मतलब गलत अपॉर्शनमेंट गलत रिजल्ट दे सकता है. बराबर है? जो प्रॉफिट मेकिंग है शायद आपको लॉस नजर आए, जहां पर लॉस हो रहा है शायद वहां प्रॉफिट नजर आ जाए, क्योंकि अपॉर्शन ही गलत कर रहे हैं आप, बेस ही गलत ले रहे हो, आप गलत बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो. आपके हिसाब से शायद सही है बट पता नहीं ना. कोई छोड़ना का झंझट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो,
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पॉसिबल नहीं है. Decisions as to discounting a department, adding a department, enlarging a department, decreasing a department cannot be made based on the data produced from the apportionments. For example, if a department is discontinued because it appears to be unprofitable, it may be determined that the cost of other departments will increase as a result of having to absorb more of the shared common costs. Thus, the overall operating results will be less favorable if the unprofitable departments is discontinued. लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट दिखा, बंद कर दिया, उसके ऊपर जो अलोकेट होने वाले खर्चे थे अब वो बाकी डिपार्टमेंट्स पे अलोकेट हो रहे हैं. तो बाकी डिपार्टमेंट जो प्रॉफिट में नजर आ रहे थे वो अचानक लॉस में नजर आने लग गए. भला ये भाई साहब ये क्या हो गया? समझ में आ रही है बात? The monthly service charge a bank makes on a customer's checking account is based on the cost of handling each account. A customer disagrees with this policy because she cannot see how it is possible to determine the exact cost of handling her account. Do you agree with the customer? Discuss fully the problem involved in determining the cost for such a service, including the limitations of the cost figures obtained. बात सुनो ध्यान से. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मंथली सर्विस चार्ज अ बैंक मेक्स. बैंक के चार्जेस लगते हैं, बैंक चार्जेस. तो बैंक चार्जेस वो बोल रहे हैं हम मंथली बैंक चार्जेस चार्ज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? अकाउंट हैंडलिंग. अकाउंट हैंडलिंग मतलब क्या? ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शंस आ रहे जा रहे, चेक क्लियरिंग, चेक डिपॉजिट, चेक इशूड, कोई ऑनलाइन पेमेंट है, आरटीजीएस पेमेंट है, एनईएफटी पेमेंट है, जो भी अलग अलग पेमेंट्स आप कर रहे हो, आपके बिहाफ पे कोई ईसीएस पेमेंट जा रहे हैं, ईएमआई कट हो रहे हैं, रेंट पे हो रहा है, इंश्योरेंस पे हो रहा है, डिविडेंड कलेक्ट हो रहा है, इंटरेस्ट कलेक्ट हो रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारे ट्रांजैक्शन है सर. वो हैंडल कर रही है बैंक और उस हैंडलिंग के बेसिस पर आपको चार्जेस लगा रही है. कस्टमर बोलती है कि भाई ये मुझे सही नहीं लग रहा, तो ये डिस्कस करना है आप लोगों को. दिस इज अ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग फिक्स्ड एंड कॉमन कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट एंड कॉमन कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट एंड कॉमन कॉस्ट मतलब क्या? देखिए बैंक में ऐसा होता है क्या कि जितने कस्टमर है उतने एम्प्लॉइज है. एम्प्लॉइज तो लिमिटेड है ना, वही लिमिटेड एम्प्लॉइज जो 15 या 20 होंगे, जो भी होंगे, वही 15-20 एम्प्लॉइज 100-200 लोगों का अकाउंट हैंडल कर रहे हैं. तो उनकी सैलरी जो जा रही है ये तो फिक्स्ड है और हर एक अकाउंट चेक कर रहे हैं मतलब कॉमन भी है. नहीं समझा? समझा नहीं समझा? विद इन कंसिडरेबल लिमिट्स द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ बैंक वुड नॉट चेंज बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ न्यू अकाउंट्स और द लॉस ऑफ ओल्ड वंस. एक पर्टिकुलर लिमिट तक कि मतलब भाई मान लो बैंकिंग सेक्टर में वो कुछ होगा ऐसा कि अगर आपके पास 200 अकाउंट्स है हैंडल करने के लिए, इन ऑल पकड़ते हैं अपन, एफडी अकाउंट्स पकड़ लो, डीमैट अकाउंट्स पकड़ लो, सेविंग्स अकाउंट पकड़ लो, करंट अकाउंट पकड़ लो, जितने भी टोटल 200 अकाउंट्स है. तो 200 अकाउंट्स हैंडल करने के लिए आपको 5 एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती है फिजिबली, ना कम ना ज्यादा. ज्यादा हो जाएंगे तो एक्सेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे तो कम पड़ेंगे. तो 5 इज अ रीजनेबल नंबर, ऐसा मान के चलते हैं. तो अगर आपके पास 5 एम्प्लॉइज है तो 200 अकाउंट से पहले जितना भी, वो 200 अकाउंट की बात चल रही है ना, वो 200 के अंदर ऐसा हो सकता है कि कुछ इनऑपरेटिव अकाउंट्स है. हमने कभी ना कभी ऐसा होगा कि कोई ना कोई अकाउंट ओपन किया था, बैंक अकाउंट ओपन का ओपन, वो छोड़ ही दिया, वापस उसमें ट्रांजैक्शन ही बंद कर दिए, हो ही नहीं रहा, यूज ही नहीं हो रहा. हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? हम छोड़ दिया, छोड़ना है यार, पैसे ऐसे भी नहीं पूरा विड्रॉ कर लिया, छोड़ो. कौन क्लोजर वोजर के झंझट में जाए, फॉर्म भरो, साइन करो, वो 4 सवाल करेगा, चार्जेस मांगे, नको, गए उड़ते. क्या ही कर लेंगे, घर पे आ जाएगा, देख लूंगा. बराबर है ना? क्योंकि ना पैसा लेना है ना पैसा देना है. मेरा जितना पैसा डिपॉजिटेड था उतना मैंने एटीएम से विड्रॉ कर लिया. जय सिया राम. समझ में आया क्या? पक्का. तो इनऑपरेटिव अकाउंट से, तो इनऑपरेटिव अकाउंट में क्या ही हैंडल करोगे? इनऑपरेटिव पड़ा है, इनऑपरेटिव पड़ा है. शायद एक आध बार आप कस्टमर को कॉल करके याद दिलाएंगे, सर आप भूल गए, आपका अकाउंट है हमारे पास, आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो, कुछ कारण हो गई सर, बैंक से कोई नाराजगी हो गई सर, बैंक से कोई दिक्कत हो गई सर, हमसे कोई गलती हो गई सर. यही करोगे आप. ज्यादा ज्यादा तो कुछ नहीं करेंगे. ज्यादा ज्यादा क्या बोलेगा? ठीक है भाई नहीं करना, तुम्हारे यहाँ पे सर्विस नहीं मिल रही, कहीं और कर रहा हूं, खत्म, डन, डस्टेड, विषय क्लोज. यही नए अकाउंट ऐड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पुराने अकाउंट्स डिलीट हो रहे हैं, ऐसा कुछ तो गड़बड़ चालू है. बट वो उतने ही एम्प्लॉयज वो 200 का रेंज आराम से संभाल सकते हैं. एक्सपेंस फिक्स है. एक्सपेंस द डेप्रिसिएशन एंड अदर कॉस्ट एसोसिएटेड विद द बैंक बिल्डिंग, फिक्सचर, इक्विपमेंट, सैलरी, other such items are fixed cost of operating within very wide limit. एक particular limit में खर्चे फिक्स है आपके. There would have to be considerable change in the number of accounts before there would be any noticeable impact of those fixed costs. मतलब
आपके पास 200 अकाउंट है, 200 अकाउंट से बढ़ के और 20-30 और बढ़ गए, मैनेज कर सकते हो 5 लोगों में, मैनेज कर सकते हो। बट 200 का 300 हो गया, तब स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा सर। तो मतलब उसका इंपैक्ट समझ में आएगा ना। 200 का 210 या 220 हो गया, आप मैनेज कर ले रहे हो, थोड़ा सा ओवर टाइम कर लिया, एक्स्ट्रा बिठा लिया, सैटरडे को बढ़ गए, हाफ डे के बजाय थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ गए, ये करके मैनेज कर लिया आपने। बट 200 का 300 हुआ तो क्या आप मैनेज कर पाएंगे? एक पर्टिकुलर लिमिट में आप आराम से मैनेज कर सकते हो, ये बात बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, द वॉल्ट हाउसेज नॉट ओनली the files of commercial accounts but also the saving account records, collateral loans, coins and bills, and many other types of property and records. Unless the bank is large and the work highly specialized, a teller will handle a good many types of operations during a working day. A given official make loan, open new accounts, advise customers on investment, and so on. It would be extremely difficult to assign many of such operating expenses to any particular type of operation, let alone any account. तो कोई भी expenses, मतलब एक व्यक्ति है, छोटी ब्रांच है या छोटी बैंक है, छोटी बैंक में कभी कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह, तो वहां पर कितनी बार आपको एक ही बंदा मिलेगा जो लोन का भी काम प्रोसेस करके दे रहा है, आपको सेविंग अकाउंट भी ओपन करके दे रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बताना है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन सब वो दे रहा है, बराबर है ना। उस बंदे का जो सैलरी है, उस बंदे की जो सैलरी है, क्या आप अकाउंट बेसिस पर आप एलोकेट कर पाओगे? नहीं। द एवरेज The problem of determining a reasonable and useful cost for handling an account involves obtaining data related to the cost of functions and number of transactions handled, so that the direct or semi-direct cost may be determined. The average labor cost per transaction for tellers and for transit, clearing, bookkeeping function can be obtained with considerable accuracy. Then it becomes necessary to allocate cost of all other necessary functions to these and other principal banking operations. Like all allocations of fixed or indirect overhead, the allocations will be again arbitrary, but they can be made in a reasonable and logical manner by using appropriate basis. While the costs obtained from such an accounting procedure may be useful for setting service charges, it must be recognized that they do have one important limitation. They are average cost and not differential costs. Therefore, they have limited usefulness for certain types of management decisions relating to expansion or contraction of services or changes in the operation. तो यहां पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप अकाउंट वाइज चार्ज लगा सको, क्योंकि एक बंदा मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल कर रहा है, मल्टीपल फंक्शंस हैंडल कर रहा है, जिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू एलोकेट अकाउंट वाइज। तो ये हमने उनको डिस्कशन में बता दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। आखिरी क्वेश्चन, कंसिडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज। तो ये आप होमवर्क कर लेंगे, ये एक ही क्वेश्चन है, 2 लाइन का आंसर है, 2 शब्दों का आंसर है, आई मीन नॉट 2 वाक्य भी नहीं है पूरे पूरे। डन ना? तो इतना एक होमवर्क कर लेंगे, डन। कल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2 हो गया ना बेटे। राइटिंग ना वो तो मैं लिख के वो तो पीडीएफ डायरेक्टली शेयर कर दूंगा ना, उसमें क्या समय लगाएंगे। तो थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट कर देते हैं, डन ना? डन पक्का, ओके। सो विल बी मीटिंग टुमारो, सेव टाइम सेम प्लेस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। ओएम का लेक्चर एक बार अभी मैं नीचे जाता हूं तो प्रसाद सर से बात करता हूं, आफ्टरनून का बैच का अगर मेरा शेड्यूल मैनेज हो पाता है तो 1:30 को लेक्चर लूंगा, अगर शेड्यूल मैनेज नहीं हो पाता है 2:30 अपना 2:45 का ही लेक्चर फिक्स रहेगा, वही उसी समय पे लेक्चर लूंगा। डन है? आज राज सर का लेक्चर नहीं है तो कोशिश करता हूं मैं लिंक डाल दूंगा आज की तारीख में, जो जाना है जाओ, है ना? मजा मारो, जिंदगी जियो, एंजॉय।